हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल। और देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड थी वो नहीं देखी 11th क्लास की, तो आप पहले उन्हें देखो, क्योंकि वो भी बेसिक है। तो आप साथ साथ चलोगे तो ही आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चैप्टर नंबर 3 है 11th क्लास के अकॉर्डिंग। और बेटा जो बाकी BBA, BCA या फिर और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेटा ये फुल बेसिक ही चलेगा 11th क्लास का, उनके लिए सब इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम खराब करे बेटे स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। तो लिखा हुआ है प्रिंसिपल, आपको समझना होगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी कानून, नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सबको जो कंबाइन करके प्रिंसिपल बोल दिया जाता है। मतलब कोई भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर रूल नहीं होंगे अकाउंटिंग के अंदर तो आप कैसे अकाउंटिंग करोगे? आप मुझे बताओ, अगर आपकी जिंदगी में से कुछ रूल्स रेगुलेशंस हटा दिए जाएं तो क्या आप जिंदगी की कल्पना कर सकते हो कैसी होगी? थोड़ी देर के लिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप रोड पे चलते हो तो ट्रैफिक नियम होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर वो ट्रैफिक रूल्स हटा दिए जाएं, जो रूल्स को फॉलो कराने के लिए जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको हटा दिया जाए, मतलब पुलिस वगैरह, ट्रैफिक पुलिस जो होती है उनको हटा दिया जाए, आप कल्पना कर सकते हो कि आप रोड से अपने घर तक पहुंच पाओगे? नहीं आ पाओगे बेटा। जगह जगह चक्का जाम होगा, रश होगा, लड़ाइयां चल रही होंगी गाड़ी को निकालने के चक्कर में। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाओ कि रूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर रूल्स नहीं होंगे तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। उसी तरीके से बेटा अकाउंटिंग के अंदर अगर प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो कभी आप एग्जैक्ट रिपोर्ट या एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते। आपको अलग अलग, आप 4 लोग 5 लोगों को एक रूम में बिठा दिया जाए, अकाउंटिंग करने को दे दिया जाए और आपसे बोला जाए अकाउंटिंग करो, रूल्स आपको ना बताए जाए, आप सबका आंसर अलग आएगा। लेकिन अगर यही रूल बता के मैं आपको आपके घर या आपके गांव भेज दूं और वहां से आपसे रिजल्ट मंगवाऊं, आप सबका आंसर सेम आएगा, भारत के कोने कोने से रिजल्ट सेम आएगा निकल के। तो मतलब प्रिंसिपल्स की अहमियत कितनी होती है ये आपको समझना है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा दो कि अगर अकाउंट से प्रिंसिपल, रूल्स, प्रिंसिपल और नियम, कायदे, कानून को हटा दिया जाए तो अकाउंटिंग बेटा इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो डेबिट क्रेडिट के बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती, तो बेटा बिना प्रिंसिपल्स को फॉलो करे भी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। तो यही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बेटा 2 पार्ट बनाए गए प्रिंसिपल्स के अंदर, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। बात आती है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट। तो बेटा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशनल वेस को यूज करते हुए जिन बातों को हम यूज करते हैं उनको कन्वेंशंस बोल देते हैं, और कुछ बेसिक चीजें जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और कुछ एजम्पशन अप्लाई करते हैं उनको कॉन्सेप्ट्स बोल दिया जाता है। अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे बेटा, वैसे तो इन सबको कंबाइंडली 14 कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इधर लिख दिया, कन्वेंशन 4 यहां पे लिख दिए बेटा, यहां लिखी हुई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटा मैं प्रिंसिपल बोलूंगा, समझ लेना इस प्रिंसिपल के अंदर ही कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस आते हैं। तो जो बिजनेस एंटिटी, या फिर आप बोल दोगे इसको अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। तो एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी का मतलब होता है किसी भी अकाउंट को करते वक्त जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो आपको पहचानना होता है कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या ये फिर ऑनर की ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक बिजनेस और एक ऑनर अलग अलग होते हैं। मतलब बिजनेस को एक अलग पर्सन ट्रीट किया जाएगा, ऑनर को एक अलग पर्सन ट्रीट किया जाएगा। दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं, मतलब दोनों डिफरेंट पर्सन है। और बिजनेस से बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, मालिक की कोई ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी के परिणाम स्वरूप अगर बिजनेस में मालिक पैसा लगाएगा तो कैपिटल बोला जाएगा, क्योंकि वो अलग है। अगर उसी का बिजनेस होता, उसने पैसा लगाया तो अपने पैसे को वो अलग क्यों दिखाएगा? कैपिटल लिखने का मतलब ये हुआ क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है मालिक तुम अलग, हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तुम्हें दे देंगे, तो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया बेटा? जहां पे मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती है, उसका मालिक से कोई लेना देना नहीं होता। तो बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया जाता है बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल के तहत। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो लिखा हुआ है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आप कहोगे ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ड्यूल। ड्यूल का मतलब होता है 2, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। मतलब एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट हुआ करेंगे, एक जगह डेबिट में लिखा जाएगा, सेम अमाउंट क्रेडिट भी किया जाएगा। मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग 2 एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट अनदर वन इज क्रेडिट। मैंने कहा ठीक है बेटा, ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब यही होता है और आपको पता है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी बुक के गत्ते पे डबल एंट्री लिखा हुआ होता है और आप वहीं सीख लेते हो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है। नहीं भी पता है तो बेटा आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें, उनमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है बेटा गोइंग कंसर्न और एक्रूअल। अब इन दोनों को मैं साथ में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ एजम्पशन भी है। अकाउंटिंग एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब क्या होता है? जहां हम मानते हैं, मानने का मतलब होता है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ही होता होगा।
उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एजम्पशन बोल देते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट के साथ साथ अकाउंट में यूज होने वाली एजम्पशन भी है। जिसमें गोइंग कंसर्न की बात करें बेटा, गोइंग कंसर्न का मतलब यहां पे लंबे समय से है कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया तो ये माना जाता है कि बिजनेस की जो लाइफ होगी वो लॉन्ग लाइफ होगी। एक बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो उसको फोर्सेबल पीरियड तक रन किया जाएगा। आपकी बात करो, आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर लेकर आए, आप अपने घर में टीवी लाते हो, गाड़ियां खरीदते हो, फर्नीचर लगवाते हो, क्या सोच के कि एक बार लगाएंगे लंबे समय तक यूज करेंगे, मान लेते हो। क्या कभी आपने ये सोचा मैं अभी फर्नीचर नहीं लगवा रहा, मैं अभी गाड़ी नहीं खरीद रहा, कल को नेचुरल कैलिमिटी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए और हमारा तो सामान बह जाएगा, हम क्यों लगवाएं? नहीं सोचते ना। आप ये चिंता किए बिना, इस चीज की परवाह किए बिना कि फ्यूचर में क्या होगा, आप ये मान लेते हो कि लंबे समय तक यूज किया जाएगा, लगवा लो। उसी तरीके से बिजनेस भी अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करवा लेता है। बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है ये सोच के कि ये बिजनेस शुरू किया गया है तो लंबे समय तक किया जाएगा। तो फोर्सेबल पीरियड का मतलब हो गया जो निकट भविष्य में उसको बंद नहीं किया जाएगा, लंबे समय तक चलाया जाएगा। रेदर कि वो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो बिजनेस खत्म। इसके बाद अगर हम बात करें एक्चुअल कॉन्सेप्ट, तो बेटा एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी एजम्पशन ही होती है एक। क्योंकि बेटा अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बेटा यहां एक्चुअल एजम्पशन के साथ ही मैं कंप्लीट कराऊंगा एक चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। देखो अकाउंटिंग करने के दो बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। तो बेसिस में एक कैश आ जाता है और एक एक्रूअल आ जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बेटा एक्चुअली होता यह है कि जब आप अपने यहाँ अकाउंटेंट को रखते हो, मान के चलते हैं आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हो या फिर आप ह्यूमैनिटीज से पढ़े हो, तो आपको भी अकाउंट की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप एक बिजनेसमैन हो, आपने अपने यहाँ अकाउंटेंट रखा, तो अकाउंटिंग करते वक्त वो आपसे पूछता है कि किस बेसिस को फॉलो किया जाना है। आप कहते हो बेसिस का मतलब क्या? वो कहता है सर दो बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है। मतलब अगर आप कैश बेसिस बोलोगे तो मैं सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। जब कैश का इनफ्लो होगा बिजनेस में मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, जब कैश का आउटफ्लो होगा बिजनेस से तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, मतलब पैसे का लेन देन रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन जैसे ही क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होंगी, उधारी अगर आप कोई सामान खरीदते बेचते हो या आपने कोई अमाउंट पे करनी थी नहीं की, आपको रिसीव होनी थी नहीं, तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कैश बेसिस फॉलो करूंगा, सिर्फ कैश का आना जाना रिकॉर्ड करूंगा। फिर हम पूछते हैं अगर एक्चुअल बेसिस होता, तो वो कहता है मैं कैश तो रिकॉर्ड करूंगा ही, साथ में उधार भी रिकॉर्ड करूंगा, मतलब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो एज वेल क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर मुझे गुड्स उधार पे बेच दिया, सेल कर दिया तो रिकॉर्ड कर लूंगा, उधार पे क्रेडिट पे परचेज कर लिया तो भी रिकॉर्ड कर लूंगा, कोई एक्सपेंस अभी पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है तो भी रिकॉर्ड कर लूंगा, कोई इनकम एक्रूड है तो भी रिकॉर्ड कर लूंगा। तो मैंने कहा अच्छा, जहां पे सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो कैश बेसिस, जहां पे कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो एक्रूअल बेसिस होता है। तो ठीक है, हो जाएगा। तो मान के चलते हैं आप ही बिजनेस, अब आपकी बात नहीं करते, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने एक गोडाउन बनवाया, उसमें 50 लाख रुपीस का सामान रखवा दिया और कह दिया कि चलो इसको बेचना, इसकी अकाउंटिंग करना, जब मैं आऊंगा तो मुझे रिजल्ट बताना। और हमने पूछा कौन सा बेसिस, तो उसने कहा कैश बेसिस फॉलो करना। अब कैश बेसिस फॉलो का मतलब सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। मतलब बेटा इसका ये कभी नहीं होता कि क्रेडिट पे बेचा नहीं जाएगा, नहीं, सेल परचेज कैश भी करो क्रेडिट भी, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन को करना। तो बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखा कि 50 लाख रुपीस का गुड्स बेच दिया 50 लाख का गोडाउन में सामान था, 50 के 50 का बेच दिया, गोडाउन पूरा क्लियर कर दिया, पोछा मार दिया वहां पे। अब बताओ उस 50 लाख में से मैंने कहा 5 लाख रुपीस का तो कैश में बेचा और 45 लाख रुपीस का उधार बेचा। चलिए ठीक है, सेल हो गई। अब अकाउंटेंट ने सेल में कितने रुपए दिखा रखे हैं बेटा? सिर्फ 5 लाख। क्यों? क्योंकि वो कौन सा बेसिस फॉलो कर रहा है? कैश। और कैश में जितना सामान बेचा उतना ही रिकॉर्ड किया, क्रेडिट वाले को रिकॉर्ड नहीं किया। अकाउंट मालिक आया, मालिक ने पूरा गोडाउन सपाचट देखा, कह रहा अरे वाह मजा आ गया। उसने कहा कितनी सेल हुई? अकाउंटेंट कहता है 5 लाख रुपए की। बेटा 5 लाख रुपए का नाम सुनते के साथ ही जो ऑनर था, जो बिजनेसमैन था, वो अगली बात सुन ही नहीं पाया, उसकी आंखें चढ़ गई, उसकी जीभ बाहर निकल गई, उसके दिल पर हार्ट अटैक हो गया, मतलब मर गया, मरा नहीं सॉरी, मतलब वो चला गया थोड़ी देर के लिए उस पे वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर पे तो ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है तब जाता है, वो वैसे चला गया, मतलब आईसीयू में चला गया। और 2 घंटे बाद उसे होश आया तो उसने कहा मेरे अकाउंटेंट को बुलाओ, मैं ये तो पूछ लूं मेरा माल कहां गया, कहां चोरी हो गया, जल के राख हो गया, क्या हो गया। तो अकाउंटेंट उसके पास पहुंचा तो अकाउंटेंट से पूछता है अरे यार ये तो बता दे, मैं दोबारा मर जाऊंगा, वरना तो मुझे बता दे मेरा सामान कहां है वो 45 लाख रुपए का। वो कहता है सर जी 5 लाख रुपए का कैश में बिका है, वो सेल कैश में 5 लाख की है, 45 लाख रुपए का सामान उधार बिका हुआ है, वो मार्केट में पड़ा है आपका पैसा, आपके 50 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं, लेकिन आपने ही तो बोला था कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। या कहता है मूर्ख, तो तुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो वो कहता है आपने मौका कहां दिया मुझे। तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर आपको अकाउंटेंट बना दिया जाए और आपको ना बताया जाए, मैं कहता हूं आपको मैं नहीं बताऊंगा कैश बेसिस फॉलो करो, एक्रूअल बेसिस फॉलो करो, आप किस बेसिस को फॉलो करोगे?
आप कहोगे सर भैया हम तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे क्योंकि अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलेगा, ट्रू एंड फेयर पिक्चर निकल कर आएगी। बिजनेसमैन जो कभी कभी कोमा में चला जा सकता है, आईसीयू में जा सकता है, वो बच जाएगा, उसकी जिंदगी बचा ली जाएगी। तो बेटा यही एजम्पशन बन गई, मान लिया जाता है एक्रूअल एजम्पशन एक बेटर एजम्पशन है, इसलिए हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग करते वक्त मैक्सिमम टाइम फॉलो करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया, और इसको एजम्पशन भी क्यों बोला जाता है। मनी मेजरमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंट के अंदर वो मनी में की जाएगी। अगर वो ट्रांजैक्शन मनी में नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक डील करने गया, अपोजिट कोई उससे कोई डील करने आ रहा था, उस डील में आई कोई लड़की। अब दोनों गए, अब बेटा लड़के को लड़की भी पसंद आ गई, जो लड़के का मतलब ऐसा हो गया कि जो बिजनेसमैन है उसको वो पसंद आई। अब वो पसंद आई तो बेटा टेबल पे डील चल रही है तो दोनों हाथ पकड़ के बैठे हैं, दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा जो बिजनेसमैन था वो सिंगल था और लव एट फर्स्ट साइट हो गया। आए तो बिजनेस डील से थे, लेकिन डील के साथ साथ वो फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं बैठ के। लेकिन बेटा लड़का जो था, जो बिजनेसमैन था, वो उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं तुम्हें 100 करोड़ में तुम्हारे बिजनेस में से 100 करोड़ का सामान खरीद लूंगा, मेरे पास ये है, मैं इतनी बड़ी डील करता हूं। और वो डील पे डील बहुत लंबे लंबे ऑर्डर की बात करने लगा। तो बेटा अगर टेबल पे बैठ के और प्यार में कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अकाउंट्स में सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी? जिनमें मॉनेटरी टर्म इंक्लूड होगी और उनका लेन देन हुआ होगा। गुड्स बेच दिया गया और वो पैसा मिलेगा, उस ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन गुड्स का ऑर्डर दिया गया, ना सामान बिका है, ना बना है, ना गया है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एडवांस अगर पेमेंट रिसीव होगी तो जो अमाउंट रिसीव हो गया उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर बातें की गई हैं सिर्फ तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ट्रांजेक्शन वही रिकॉर्ड होगी जो मनी में मेजर होगी और जिसमें मॉनेटरी टर्म इंक्लूड होगा, उसी ट्रांजेक्शन को अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? तो बेटा कॉस्ट का मतलब होता है लागत। जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो तो जिस एसेट को आप परचेज करते हो उसके एक्वायर करने में, खरीदते वक्त, परचेज करते वक्त, एक्विजिशन का मतलब होता है बेटा खरीदना। तो आप जब किसी एसेट को खरीदते हो तो खरीदते वक्त जो आप अमाउंट उस पर स्पेंड करते हो वही उस एसेट की या उस सामान की कॉस्ट होती है। और आपको अकाउंट्स में वही रिकॉर्ड करनी है जो आपने एक्विजिशन में जेब से पैसा दिया है। अब आप कहोगे यही तो होता है। मैंने कहा ना बेटा, चालाक होते हैं ना कुछ लोग, चालाक बनने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका कोई बहुत बढ़िया जुगाड़ है, आपने अपने लिए कोई सामान खरीदा। अब जैसे कि होता है ना कस्टम वस्टम, इस तरीके से लोग बग कर लेते हैं। तो क्या होता है कि वो गुड्स जो था मार्केट में तो बेटा 5 लाख रुपए का है, लेकिन वही 5 लाख रुपए का सामान आपने अपनी जुगाड़ लगा के, कुछ भी तरीके से आपने अपनी सोर्स लगा के, सिफारिश के थ्रू वो 3 लाख रुपए में खरीद लिया, टैक्स वगैरह फ्री करवा के। अब लोग बाग क्या करते हैं कि सोचते हैं 3 लाख रुपए तो जेब से खर्च हुए, लेकिन कोशिश करते हैं कि 5 लाख रुपए का ही दिखाएं, क्योंकि एक्चुअल में तो मार्केट में 5 लाख रुपए कीमत है उसकी। तो यही कह देता है, यहीं पे आके तुम्हें ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल पकड़ लेते हैं। कहते हैं ना 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 ना, तेज बनने की जरूरत नहीं है। अगर 5 लाख जेब से खर्च होते तो कॉस्ट 5 लाख रुपीज होती। अब 3 लाख रुपीज जेब से खर्च हुए तो कॉस्ट 3 लाख होगी और आपको अकाउंट में भी 3 लाख की ही शो करनी पड़ेगी। यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट यहां पे कहता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्विजिशन करते वक्त जो जेब से अमाउंट खर्च हुआ है, उस अमाउंट को जो स्पेंड करके आप सामान लेकर आए हो, उसी अमाउंट को रिकॉर्ड करना, रेदर की मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है, कम या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम चल रहा है तो भी नहीं, आपने 4 लाख रुपए की चीज 10 लाख रुपए में खरीदी, 10 लाख की लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जाके मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, वो कॉन्सेप्ट बाद में लगाते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक्विजिशन करते वक्त जो अमाउंट स्पेंड करते हैं वो ही रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, कहते हैं बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है मैचिंग प्रिंसिपल? मैच का मतलब तो आपने बचपन से मैचिंग किया है। क्या करते थे, एक तरफ लिख दिया जाता था दिल्ली, लखनऊ और अदर, इधर की तरफ लिखते थे कि यहाँ पे लिख दिया जाता था इंडिया और क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें, उत्तर प्रदेश और ये सब, और मतलब टेढ़ा मेढ़ा लिख देते थे। तो कहते थे मैच करो, है ना। इधर बिल्ली, कुत्ता, कटोरी, सलजम ये सब बना दी जाती थी, और इधर उनके इंग्लिश में वर्ड लिख जाते थे कैट, ये वगैरह वगैरह, और कहते थे मैच करो, कैट कौन सी किधर की तरफ है, तो ऐसे करके मैच कराते थे, मतलब मिलान करना होता था। तो अकाउंट में मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मैच कराओ, मिलान कराओ। मतलब क्या हो गया कि जिस टाइम पीरियड की आप इनकम लिख रहे हो उसी टाइम पीरियड के आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं होगा कि आप इनकम कम दिखाओ या एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाओ, नहीं होगा। मतलब बेटा आप कहोगे कि क्या मतलब है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। बेटा होता क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं जुगाड़ की बात कर रहा था, जुगाड़ू लोग बहुत हैं। वो क्या कर देते हैं, वो बेटा दिमाग लगाते हैं, बहुत ही दिमाग की कमी नहीं है। वो बात अलग है कि कब यूज नहीं करते हैं, लेकिन यूज करने पे आ जाए तो दिमाग अच्छे सामने वाले का दिमाग फेल हो जाए, इतना दिमाग है लोगों के पास।
देखो क्या करते थे लोग, बागों को पता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग कर इसलिए रहे कि प्रॉफिट निकलता है या लॉस चेक करने के लिए। आपको भी पता है, पहली क्लास में आपको बता दिया था अकाउंटिंग क्यों की जाती है। तो बेटा जब अकाउंटिंग करते थे लोग बाग तो उनको पता है प्रॉफिट निकल कर आएगा, उन्हें यह भी पता है कि प्रॉफिट निकल कर आएगा तो गवर्नमेंट टैक्स मांग लेगी। अब जितना ह्यूज प्रॉफिट उतना ह्यूज टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के स्लैब रेट बने हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाए हुए हैं। तो लोग बाग क्या करते थे, वो पता है इनकम लिखते थे 3 से 4 महीने की, एक्सपेंसेस लिखते थे 3-3 साल के, अपोजिट में लिखे जाते थे, एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंस, दोनों का कंपैरिजन करके आंसर निकाल दिया जाता था। एक्सपेंस दिखाए चले जा रहे, इनकम के नाम पे कुछ नहीं दिखा रहे, कद्दू दिखा रहे हैं। अब उस टाइम पे क्या होता था, जब नेट इफेक्ट निकल कर आता था तो भारी भरकम नुकसान आ रहा है एक बिजनेस को, और बिजनेस 10 साल से जीवित है, बिजनेस लंबे चौड़े लॉस उठा रहा है, उसके बाद भी बिजनेस चले जा रहा है, और मालिक गाड़ियों में घूम रहा है, तो चंबे में सरकार सिर पकड़ के बैठे, क्या हो रहा है। अगले बंदे का नुकसान खत्म नहीं होकर दे रहा, हर साल बड़ा नुकसान लेकर आता है, गाड़ियों में घूम रहा है, बिजनेस चले जा रहा है, इसको तो बंद हो जाना चाहिए था। सरकार ने अपने नुमाइंदे भेजे, सरकार ने कहा पता करो भाई ये क्या चल रहा है मार्केट में। तो लोग बाग जब उनके नुमाइंदे गए, जासूस गए, उन्होंने पाया कि घपलेबाजी चल रही है, लोग बाग खेल रहे हैं कि इनकम दिखाते हैं थोड़ी सी, खर्चे दिखाते हैं इतने सारे, तो लॉस तो आएगा ही। सरकार ने कहा कॉन्सेप्ट बनेगा, इसी के ऊपर प्रिंसिपल बनेगा, कायदे कानून की धज्जियां भी बिखेर दी इन्होंने। क्या कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने, कहा अगर इनकम 3 महीने की तो खर्चे भी 3 महीने के, अगर इनकम 1 साल की तो खर्चे भी 1 साल के, तभी तो बेटर रिजल्ट, तभी तो एग्जैक्ट आंसर पता चल पाएगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल बनते के साथ ही, मैचिंग कॉन्सेप्ट आते के साथ ही लोग बागों ने जितनी इनकम उतने ही एक्सपेंस मैच कराते थे, 12 मंथ 12 मंथ, 3 मंथ 3 मंथ, और वहां से आंसर जो निकल कर आता था वो करेक्ट आंसर आता था, और उस पर करेक्ट टैक्स पे किया जाता था। इस वजह से बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आना पड़ा, मैचिंग कॉन्सेप्ट लेकर आना पड़ा। मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद आगे आ जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, हर चीज को बनाने के पीछे एग्जैक्ट मतलब है, कोई भी चीज बेफिजूल की नहीं बनाई गई है यहां पे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, लोग बागों को गोइंग कंसर्न एजम्पशन का पता था। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है, एक बिजनेस शुरू हो गया लंबे समय तक चलेगा, लोग बागों के दिमाग में बैठ गई ये चीज, एक बार शुरू कर दो बिजनेस तो चलता ही रहेगा। मैं बोल रहा हूं ना, कहीं कहीं पे दिमाग लगाने पा जाए तो सामने वाले को चक्कर आ जाए, इतनी दिमाग की बात कर देते, तो कहीं कहीं पे आए तो बेटा हमसे छोटा बच्चा दिमाग लगा दे उससे ज्यादा, कहीं कहीं पे इतनी ठप्प बुद्धि दिखा देते हैं। तो यहां पे उसी दिमाग की बात करेंगे। अब देखो कैसे बोर्डम जो होते हैं ना, बोर्डम, भाभी जी घर पे हैं, अगर कोई देखता था तो उसमें जो अंगूरी थी वो बोर्डम थी। तो बोर्डम कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो गोइंग कंसर्न को एजम्पशन को ही सब कुछ मान लेते हैं। कैसे, उनको लगा बिजनेस की लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है। अब मेरे एक जानकार है, वो भैया है, तो ठीक है उन्होंने कोई बिजनेस खोला। अब उन्होंने जब बिजनेस खोला तो बेटा मैं अकाउंट से था, मतलब मैं कॉमर्स से पढ़ा हुआ था, और वो साइंस साइड के थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी भी बिजनेस चल रहा है उनका, लेकिन अब दूसरा बिजनेस कर रहे हैं। जो पहले उन्होंने बिजनेस खोला था तो बेटा क्या था कि उन्होंने कोई बिजनेस कर लिया। अब मैंने उनसे पूछा, 1 साल कंप्लीट हो गया, अब उनको किसी उनके जानकार से, उन्होंने मुझसे फोन नहीं किया, उन्होंने पहले किसी और को फोन कर लिया जो कॉमर्स से था, और उनसे पूछा कि क्या, तो उसने एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, एक बार बिजनेस खोल लो लंबे समय तक चलता है। और उन्होंने अपना दिमाग थोड़ा यूज नहीं किया। साइंस साइड वाले दिमाग लगाने पाए तो पता है बिल्डिंग कैसी खड़ी कर देते हैं, कितनी भी भूकंप आ जाए पूरी धरती फट के अलग हो जाएगी, लेकिन वो बिल्डिंग ऐसी खड़ी रहेगी, इतने तगड़े इंजीनियर होते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप एग्जाम्पल डाल के देख लेना गूगल पे कि इतनी तगड़ी इतना तगड़ा भूकंप आया और कोई बिल्डिंग ना गिरी हो, तो वो किसका करामात है, इंजीनियर्स की करामात है। और कुछ कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं कि जो आज फ्लाईओवर बनाया, ब्रिज बनाया, कल सुबह को उठे तो उसके नीचे 2 तो दबे हुए हैं, और वो इधर पड़ा उधर पड़ा है, मतलब टिके तो एक दिन ना टिके, और इंजीनियर टिका देता है, ऐसा टिका दें कि धरती पलट जाए, पर वो बिल्डिंग भी नीचे की तरफ को खड़ी है क्योंकि धरती पलट गई है। ऐसे होते हैं। तो वो इंजीनियर है, दिमाग ऐसे ही लगाया उन्होंने, कब सोचा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो चलता ही रहेगा। 1 साल कंप्लीट हो गया उनको बिजनेस करते हुए, मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा और भैया कैसा बिजनेस चल रहा है, क्या रहा, कह रहे कुछ नहीं चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा कुछ रिजल्ट नहीं निकाला, प्रॉफिट हुआ है लॉस, कह रहे क्या जरूरत है, लंबे समय तक बिजनेस चलेगा। मैंने चलो ठीक है। दूसरा साल कंप्लीट हो गया, मैंने दूसरे साल में उन्हें फिर फोन किया, क्योंकि मैं तो ध्यान रखता हूं जो मेरे जानकार है। मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा भैया अब बताओ क्या चल रहा है बिजनेस, कह रहा बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा क्या रिजल्ट निकल कर आया, कह रहे अकाउंटिंग थोड़ी करवानी है, पैसा खर्च होता है, क्या करना है, सरकार टैक्स मांग लेती है, हम अकाउंटिंग नहीं करवा रहे भाई। मैंने कहा चलो भैया नहीं करवा रहे तो कोई बात नहीं, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। ये भी हो गया बेटा। 3 महीने और कंप्लीट हुए थे, अब मैं तो तीसरे साल के एंड में फोन करता, 2 साल 3 महीने बाद उनका फोन आया, उन्होंने कहा हेलो अभी। मैंने कहा हाँ भैया, भैया नमस्ते, क्या हालचाल, ऐसा हुआ, कह लगे हालचाल खराब है। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे यार बिजनेस तो डूब गया। मैंने कैसे डूब गया, कह लगे यार लॉस चल रहा था, पता ही नहीं चला, एक साथ इतना यूज लॉस हो रहा है, पर जब एक बार पता चला कि लाइबिलिटी इतनी चढ़ गई, अकाउंटिंग करी नहीं थी, पता नहीं चला, एकदम से पता चला है कि अब तो सामान खरीदने के पैसे भी नहीं बचे हैं।
बिजनेस की जो खरीदी हुई है मशीन थी उनको बेच बाच के अपनी लाइबिलिटी उतारी है हमने। तो मैंने कहा लो भैया मुझसे एडवाइस ले लेते, मैं बता देता। मत वो कहते तू क्या बताता, मैं कहता कि भैया एक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो पूछेंगे मुझसे, तो मैं कहता हूं वो यही तो कहता है कि जो बिजनेस की लंबी लाइफ होती है उसको रेगुलर इंटरवल में डिवाइड कर लो, एक एक साल का इंटरवल बना दो, जिससे जो आपके बिजनेस की लॉन्ग लाइफ है ये मान लो, लेकिन उसके बावजूद आपको हर साल अपने बिजनेस की क्या चेक करनी चाहिए, परफॉर्मेंस और पोजीशन चेक करनी चाहिए। आप अपनी बिजनेस की लॉन्ग लाइफ को रेगुलर इंटरवल में तोड़ लो और हर साल आप अपने बिजनेस की क्या चेक करो, अपने बिजनेस की इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट, प्रॉफिट, लॉस चेक करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता चलता रहेगा, जैसे पहले साल में उनको अगर लॉस पता चल जाता तो वो पॉलिसीज चेंज करते, या वो अगर देखते तो उनको लगता कि बिजनेस आने वाले फ्यूचर में टिक नहीं पाएगा तो वो पहले साल ही कम लॉस में उसको बंद करके नया बिजनेस पहले ही ऑप्ट कर लेते। तो बताओ अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते तभी तो पॉसिबल हो पाता। तो मुझे बताओ बेटा क्या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बनाने के पीछे सही लॉजिक है या नहीं, कि बिजनेस की लाइफ लंबी लाइफ है मान लो, लेकिन बेटा लंबी लाइफ होने के बावजूद भी हर साल अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि रेगुलर इंटरवल में आप उसको कन्वर्ट करो जिससे आप फ्यूचर में अकाउंटिंग कर सको। फिर आता है बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब आपकी 11th क्लास में बेटा फिलहाल है नहीं, लेकिन उसके बाद भी वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की जगह आपके पास जो बेटा होगा यहाँ पे वो होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है इसकी जगह 11th की बुक में आपके पास जब आप देखोगे तो वो 9th है, क्या बोला मैंने अभी, वेरीफिएबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। मतलब बेटा रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। अब रेवेन्यू को रिकॉर्ड कैसे करोगे, मतलब रेवेन्यू का मतलब इनकम। अब कहते हैं इनकम तब रिकॉर्ड होती है या तो वो आपको रिसीव हो जाए या आपके पास राइट आ जाए उसको रिसीव करने का। दोनों ही सिचुएशन में आप रेवेन्यू को क्या कर लेते हो बेटा, रिकॉर्ड कर लेते हो। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब हो गया कि जब आपको रेवेन्यू मतलब इनकम मिल जाएगी तो आप रिकॉर्ड कर लो, या आपका राइट उसके ऊपर आ जाए तो भी आप उसको क्या कर लेते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो। ब्रदर आपको मिल ही ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लिखा है बेटा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफिएबल का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब होता है कि भैया चेक कर लो ये सही लिखा है नहीं लिखा है। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो भी आपने अकाउंट्स में जो भी चीजें रिकॉर्ड की हैं, आपने इनकम दिखाई है, सेल दिखाई है, एक्सपेंसेस दिखाए हैं, परचेज दिखाई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाई, मतलब आपने बहुत सारी इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं अकाउंटिंग में। तो ये कहते हैं कि इनको वेरीफाई करो। जो भी ट्रांजेक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड होगी उसके पीछे एविडेंस होना जरूरी है। अगर ट्रांजेक्शन के साथ एविडेंस नहीं होगा तो उस ट्रांजेक्शन को हम नहीं मानेंगे कि ट्रांजेक्शन झूठ बोल रहे हो तुम। अगर आपको दिखाना है कि अकाउंटिंग में सेल हुई है तो दिखाओ भैया कहां सेल हुई है, स्लिप दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ उसका। आपने बिजली का बिल पे किया है तो रिसीट दिखाओ, कहां है पेमेंट रिसीट्स, बिजली का बिल चेक कराओ। आपने रेंट पे किया, रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। तो कहने का मतलब यह है कि अकाउंट्स में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसके पीछे एविडेंस होना जरूरी है, सपोर्ट होनी चाहिए उसके लिए। अकाउंट्स में लिखी हुई चीजें पर तभी रिलाई किया जाएगा, तभी भरोसा किया जा सकता है जब उससे रिलेटेड एविडेंसेस मौजूद हैं। अगर एविडेंस नहीं होगा तो वो ट्रांजैक्शन सिरे से खारिज कर दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है कि अकाउंट में जो भी चीज रिकॉर्ड की जा रही है उसके पीछे एविडेंस होना, प्रूफ होना जरूरी है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बेटा कॉन्सेप्ट्स पे, कन्वेंशंस पे। अब आ जाते हैं बेटा कन्वेंशंस पे। तो कहते हैं कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर। बेटा डिस्क्लोजर का मतलब तो आप सभी समझते हो, डिस्क्लोज करने का मतलब होता है कि समराइज कर देना। तो आपने अपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज। तो डिस्क्लोज का मतलब वही होता है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो या आप अकाउंटिंग करते हो तो उसको डिस्क्लोज इस तरीके से करना जिससे यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। ऐसा ना हो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट की गई कि लोग बाग उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। लोग बाग अगर उसको एनालाइज करें, उससे कोई रिजल्ट निकालना चाहे तो वो रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि आपने अकाउंटिंग को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया है, इस तरीके से रिकॉर्ड किया है कि लोग बागों को उससे प्रॉपर रिजल्ट या प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिसीव ही नहीं हो पा रही। तो ये कहते हैं कि फुली डिस्क्लोज होना चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन लिखी जाएगी, वही होगी ना ट्रेडिशनल वे की, यार जो भी चीज कर रहे हो तरीके से करो ना। आजकल क्या है, हर चीज को शॉर्ट में किया जाता है। पुराने जमाने में देख लो, खाते तरीके से थे, पहनते तरीके से थे, काम करते तरीके से थे, रिश्ते तरीके से निभाए जाते थे। आज के टाइम में क्या चल रहा है, कोई तरीका नहीं, कपड़े पहनने का कोई तरीका नहीं, खाने पीने का कोई तरीका नहीं, किसी भी टाइम खाते हैं, सोते उठते बैठने का कोई तरीका ही खत्म हो गया है बेटा हर चीज का। रिश्ते नाम के लिए हो गए, जरूरत है तो रिश्ते निभाए जा रहे हैं, जरूरत नहीं है तो रिश्ते नहीं निभाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं कन्वेंशंस। ये कहते हैं कि भैया हर चीज के पीछे तरीका होना चाहिए, तो तरीका है यही
क्या कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो तो वो डिस्क्लोजर वे में होनी चाहिए, वो समराइज वे में होनी चाहिए, उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही हो यूजर्स को, तभी उस अकाउंटिंग को हम प्रॉपर अकाउंटिंग बोलते हैं। तो यहां पे एक कन्वेंशन आ जाती है। इसके बाद देखो एक और दिमागदार और ट्रेडिशन मेथड यहां पे लिखा हुआ है, कन्वेंशंस ऑफ मटीरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? मटेरियलिटी वर्ड आया है मैटर। मैटर का मतलब होता है कि तेरे लिए चीज मैटर करती है, मेरे लिए तो ये चीज मैटर नहीं करती है। मतलब किसी के लिए कोई चीज मैटर करती है तो किसी के लिए वही चीज मैटर नहीं करती। मेरे 50 रुपए खो गए, 50 रुपए खो गए तो बेटा मैं जीभ काट के वहीं मर जाऊंगा, मैं पड़ा तड़प रहूंगा क्योंकि मेरे 50 रुपए खो गए, मैं ढूंढता फिरूंगा। जिस गली से मैं एक बार गुजरा था मैं उससे 15 बार गुजरूंगा कि जब तक मुझे 50 रुपए नहीं मिल जाते, और नहीं मिल जाते तो बेटा 15 दिन तो मैं खाना भी कम खाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए 50 रुपए बहुत मैटर करते हैं। वहीं अगर बेटा कोई बैंक मैनेजर है या वहीं कोई किसी कंपनी का ओनर है और उसके 50 रुपए निकल गए जेब से, उसके लिए मैटर करेगा? आप कह रहे हो भैया उसके 500 भी निकल गए तो भी शायद मैटर ना करे। मैंने कहा बिल्कुल यही बात होती है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अकाउंटिंग करते वक्त जो मटेरियल आइटम है, जो आपके लिए मैटर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, लेकिन जो इममटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे अकाउंटिंग वे में कोई एग्जांपल हो जाए। मैंने कहा बेटा ट्राई करते हैं। आपने कंपनी का नाम सुना होगा बेटा, BHEL, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जब इसकी अकाउंटिंग होती है, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं साल के लास्ट में, तो ऐसा मान लो एग्जांपल ही है बेटा, ये इसमें एग्जांपल के अलावा और बिल्कुल सत्य नहीं है। एग्जांपल के तौर पे बहुत ज्यादा इनका टर्नओवर होता होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं बेटा इनका 5000 करोड़ का टर्नओवर है। कितने करोड़ का टर्नओवर है? 5000 करोड़ का। अब यहां पे अगर अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंट के बैलेंस मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि कुछ गलती हो गई है, और गलती में मिसमैचिंग कितने रुपए की आ रही है बेटा? 1 लाख रुपए की गलती आ रही है। और 1 लाख रुपए की गलती आके सिर पकड़ के बैठ जाए, काम धंधा बंद कर दे, तो बताओ जो इनका सुपरवाइजर होगा, जो इनको चेक कर रहा होगा, ऑडिटर होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होगा, वो क्या काम करेगा? वो आएगा, वो कहेगा तुम सारे क्यों बैठे हो? तो ये कहते हैं हमारे 1 लाख रुपए से बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो ये कहते हैं अगर 1 लाख रुपए से बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारे 1 लाख रुपए से बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो कहते हैं भैया पता नहीं चल रहा, इसी को तो ढूंढने में लगे हुए हैं, हमें 3 दिन हो गए। वो कहता है पागलो, 5000 करोड़ का तुम्हारा टर्नओवर है और 1 लाख रुपए के चक्कर में तुम खाली बैठे हो। कहते हैं अगर 1 लाख रुपए तक की कोई गलती है तो उसको इग्नोर करो और अकाउंटिंग को आगे चालू करो। मतलब ये हो गया कि तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए की गलती मैटर नहीं करती, ये इममटीरियल है। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा की गलती है तो मटीरियल है, उसको रिकॉर्ड करो। 1 लाख का मतलब ये नहीं 1 लाख 1 रुपए, मतलब 1 लाख से ज्यादा का मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, अगर इतने रुपए की कोई गलती होती है तो उसको आपको क्या करना है बेटा? रिकॉर्ड करना है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो रेलिवेंट आइटम है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, जो इररेलिवेंट आइटम है उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। ये हमारा कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी बोलता है। और बेटा इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी है लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। बेटा कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम होता है प्रूडेंस। आप इसको प्रूडेंट भी बोलते हो। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। प्रूडेंस वर्ड यहीं से लिया गया है, समझदारी से। मतलब कौन बिजनेस को आप समझदार बोलोगे और किस बिजनेसमैन को आप नासमझिया ये बोलोगे कि मूर्ख है, ये कैसे पता चलता है? इसको पता करने का एक तरीका होता है, जैसे आपको अगर ये नजर आ रहा है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपको ये पता चल गया है कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, और आपने उसको सोच के आज ही वो रुपए उठा दिए। मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे एक आइडिया बताया। वो कहता है मेरे पास ये आइडिया और मैं इससे पता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतने लाख रुपए कमा लूंगा। मैंने कहा यार तेरा आइडिया बिल्कुल सॉलिड है, तू सच में इससे बहुत कुछ कर सकता है। और बेटा उसने अपने घर वालों से ये झांसा देके कि मैं फ्यूचर में अगले साल 2 साल बाद अगले आने वाले फ्यूचर में 5 लाख रुपए कमाने वाला हूं। कितने रुपए कमाने वाला हूं? 5 लाख। और उसने वो पैसे आज ही लेके उड़ा दिए। उसने वो 5 लाख रुपए आज ही लेके उड़ा दिए। और बेटा जब फ्यूचर आया तो वो एक्चुअल में जो उसका प्लान था वो फेल हो गया। और जब घर वालों ने कहा तेरे 5 लाख रुपए आने वाले थे, कहां गए? तो उसने जीप दिखा दी। बताओ फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला था अगर उसको उसने आज ही खर्च कर लिया, घर वालों से झूठ बोल के, झूठ ने उसको तो लगा था होकर ले लिया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको ना तो रिकॉर्ड किया जाता है ना ही खर्च किया जाता है। लेकिन अगर उसको फ्यूचर में कोई लॉस नजर आ रहा है तो उस फ्यूचर में होने वाले लॉस को उसे क्या करना चाहिए? आज रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। क्यों रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? क्योंकि भैया अगर फ्यूचर में लॉस हुआ तो उसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी है। अगर उसने फ्यूचर में होने वाला लॉस था उसने उसको इग्नोर कर दिया, आप कहोगे ना कि नहीं हुआ, क्या पता नहीं हुआ, तो बेटा वो पैसा जो जुड़ा है वो आपका फिर कहीं और यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की और लॉस हो गया, फिर क्या करोगे? फिर जीव निकाल के पड़ जाओगे। कि प्रूडेंट प्रिंसिपल का मतलब है कि ऑल पॉसिबल लॉसेस की प्रिपरेशन पहले ही की जाएगी, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। यह होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसके बाद आते हैं बेटा कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी एक और एजम्पशन है जो अकाउंट के अंदर यूज की जाती है। तो बेटा एजम्पशन कितनी हो गई? 3। 2 एजम्पशन हमने ये बताई थी, गोइंग कंसर्न और एक्चुअल, और तीसरी एजम्पशन है हमारी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी एक एजम्पशन है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जिस चीज के अंदर कंटिन्यूटी होती है। कोई भी आप अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन करते हो तो कहते हैं उसके अंदर कंटिन्यूटी होती है। आपने डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट किया, आप हर साल 5% डेप्रिसिएशन लगाए जा रहे हो, है ना, मान लेते हैं कि 5% ही होगा। आपको एक बार बता दिया जाता है कि कल को 8 बजे की क्लास है, स्कूल वाले 8 बजे की टाइमिंग बता देते हैं कि कल से आपकी टाइमिंग, अब आप हर रोज 8 बजे ही जाते हो और स्कूल वाले भी 8 बजे ही बुलाते हैं। आपके हर साल एग्जाम 31 मार्च को ही होते हैं। तो ये कैसे पता चलता है? आप ये मान लेते हो कि ये एक पॉलिसी और इसको ही अडॉप्ट करना है। अगर कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी तो ईयर आफ्टर ईयर उसी को फॉलो करना। पॉलिसी कोई भी अडॉप्ट करते हो तो उसको चेंज किया जा सकता है। अगर आप बेटर प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो बेटा कोई नई पॉलिसी से अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो चेंज कर लेना, या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने कोई पॉलिसी अडॉप्ट की लेकिन वो लॉ के खिलाफ है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको मान्यता नहीं देता, तो आप उसको क्या करोगे बेटा? इग्नोर कर दोगे। तो ये था हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके से बेटा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन खत्म हुआ। अब रह जाते हैं हमारे ये 2 पॉइंट। तो बेटा सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं गैप। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैक्सिमम टाइम इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एमसीक्यू में, लेकिन अगर आपसे इसके बारे में भी पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं टेंशन लेने की जरूरत। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? तो देखो बेटा, जनरली का मतलब होता है जहां पे हम आम तौर पर, है ना, आम तौर पर जिन प्रिंसिपल्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट का मतलब होता है जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको गैप बोला जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स बोला जाता है। और इसके अंदर बेटा क्या आते हैं? तो वही रूल्स जो आपने अभी पढ़े, वही कन्वेंशंस जो आपने अभी पढ़ी, ये एजम्पशंस जिनके बारे में भी आपने सीखा। इन एजम्पशन, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करते हैं, उसको किसके तहत अप्लाई करते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत अप्लाई किया जाता है। तो गैप का मतलब क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जहां पे रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो ये इंडिकेशन कहां से आता है? GAAP से मिलता है। अब बेटा ये लास्ट में लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो एएस क्या होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा इंडियन ICAI करके एक अथॉरिटी है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने बेटा क्या करते हैं, वो अपनी एडवाइजरी, वो अपनी तरफ से कुछ रूल्स या फिर पॉलिसीज इशू करते हैं। और उन पॉलिसीज को क्या बोला जाता है बेटा? इंड AS बोला जाता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड्स में बताया जाता है कि किस तरीके से क्या प्रिंसिपल्स, क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो AS का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि बेटा जो रूल्स रेगुलेशंस जो ICAI के द्वारा इशू किए जाते हैं और जिनके तहत हम अकाउंटिंग करते हैं, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS क्या है? तो बेटा ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होते हैं, लेकिन ये फॉरेन में यूज होने वाले हैं, क्योंकि हम अकाउंट बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे आपसे पूछते हैं ना किसका पेपर, आप कहते हो अकाउंटेंसी का पेपर है। ऐसे ही अगर कोई विदेश के लोग हैं, उनसे पूछा जाता है कॉमर्स स्ट्रीम में, और उनसे पूछते हैं तुम्हारा कौन सा एग्जाम है, तो वो कहते हैं हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम है। मतलब हमारे लिए जो अकाउंटिंग होता है वो विदेशी भाषा में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इंटरनेशनल आई से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग की जगह वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड यूज करते हैं। तो IFRS का मतलब हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब इंटरनेशनली जो इशू की जाती हैं पॉलिसीज, जो गाइडलाइन जारी की जाती हैं, उनको IFRS के तहत बताया जाता है। और जो इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं, मतलब पॉलिसीज, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शो किया जाता है। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको मेरी क्लास आज की समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर दें। बाय बाय, थैंक यू।